जो हमने करा था, हमने ये देख लिया था कि हमारा जो है लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है। आज आप देखोगे प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन से आपके प्रोटीन्स हैं। और यही प्रोटीन्स मैं आपको बता दूं आपके कहीं ना कहीं चैनल की तरह काम करेंगे, और आपके पंप की तरह काम करेंगे, और आपके ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज पास करनी है, ग्लूकोज पास करना है, कुछ भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कराना है, तो आपको कुछ ना कुछ रोल प्रोटीन का आएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोकैलिक्स। किसी को पता ही है मेम्ब्रेन क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाले जो है एक्स्ट्रा वाले, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे आपके अटैच होते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब होता है तो ये क्या करते हैं, आपस में जो दूसरे सेल्स हैं उनको रिपल्शन से भी बचाते हैं। ठीक है। तो ये एक आपकी एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बन जाती है। जब आप बहुत सारी सेल्स को इकट्ठे देखते हो तो एक ऐसी लेयर सी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स का आपका कहलाता है। ठीक है। ये मैं आपको आगे थोड़ा बहुत डिटेल में आएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब आपके प्रोटीन्स कौन कौन से हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर हम रिसेप्टर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है, रिसेप्टर क्यों नहीं कह रहे हैं हम? एक्चुअली क्या होता है, यही प्रोटीन जो है आपके प्रेजेंट है, ये लिपिड लिंक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर आप रिसेप्टर देखो जीपीसीआर का, तो आप उसको क्या बोलते हो? सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है। अब इंटीग्रल का मतलब क्या है, कि वो कुछ इस टाइप का प्रोटीन है। ठीक है। तो ये आपको टाइप बता रहा है, रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर वो कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी ना किसी टाइप के प्रोटीन ही रहे हैं। ठीक है। और मेनली आपके जो प्रोटीन है, जहां पर जो आपके एज एन रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, वो आपके इंटीग्रल वाले हैं। ठीक है। मान लो आपने ग्लूकोज को पास कराना है, तो ग्लूकोज के लिए आपके पास क्या है, ग्लूट फोर एक ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। वैसे तो ग्लूट वन टू ग्लूट फाइव होता है नॉर्मली, पर आप ग्लूट फोर ज्यादा पढ़ते हो क्योंकि ये ग्लूट फोर आपका इंसुलिन से इफेक्ट होता है, इस वजह से। ठीक है। तो अब ये ट्रांसपोर्टर है ग्लूट फोर, तो इसको यहाँ तक यहाँ लाने में तो ग्लूट फोर का रूल है, आपका एज एन कैरियर मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ठीक है। तो आप जो भी रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर पढ़ोगे वो कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी प्रोटीन का आपका एक टाइप होंगे। ज्यादातर जो आप प्रोटीन या रिसेप्टर पढ़ते हो वो आपका किसका होता है, वो आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आप कंफ्यूज कहाँ करते हो, मैं आपको वो बता देता हूँ। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा नाम आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इसी का दूसरा नाम आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है। आप हर बुक में पढ़ोगे, कहीं आपको इंटीग्रल मिलेगा, कहीं आपको इंट्रिंसिक मिलेगा, कहीं आपको ट्रांस मेम्ब्रेन मिलेगा। तीनों का मतलब सिर्फ यही है। एक आपका होता है पेरिफेरल पे, मतलब एंड साइड जो है वो बाइंड है। ठीक है। एक आता हो आपका होता है लिपिड एनकोड प्रोटीन्स। और लिपिड एनकोड प्रोटीन्स आप देखोगे मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे, नॉन साइटोसोलिक साइड, या उस साइड मिलेंगे जो साइड आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इस तरफ आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हो, साइटोसोलिक साइड। इस तरफ आपका क्या है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, जिसको आप बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये नॉन साइटोसोलिक साइड और ये लिपिड एनकोड प्रोटीन है, ये आपको इसी तरफ ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आपका साइटोसोलिक भी हो सकता है, नॉन साइटोसोलिक भी हो सकता है, और ये आपका नॉन कोवलेंट बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ होता है, जो आपका ये वाला प्रोटीन है। अब यहाँ पर आपका बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, प्रोटीन और लिपिड के बीच में बनेगा, और ये बॉन्ड कैसा है आपका, नॉन कोवलेंट है। ठीक है। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट आप देखो इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
जो आपका इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, लिपिड बायलेयर को पास कर रहा है। ठीक है, अब आप एक बात देखो, जो ये आपका पास कर रहा है, तो आपको पता है ये जो वाली, जो बीच वाली जो लेयर है, जो आपकी बीच वाली जो लेयर है यहाँ वाली, ये आपको पता है कि ये तो आपकी जो है लिपिड सॉल्यूबल है, और ये जो ऊपर है ये आपके वाटर सॉल्यूबल है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन आया कैसे, कि कुछ प्रोटीन या अमीनो एसिड जो है आपके यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ यहाँ हैं, और ये आपके ऊपर वाले वाटर सोल्यूबल टाइप के हैं, और इधर वाले जो है वो आपके लिपिड सोल्यूबल टाइप के हैं, क्योंकि तभी यहाँ पर ये प्रोटीन एडजस्ट हुआ होगा। तो इसमें आपके अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। जैसे आप एरोमेटिक अमीनो एसिड में देखो, टायरोसिन है, तो टायरोसिन आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल इंटरनल वाली साइड मिलेगा। ठीक है, जो लिपिड वाली लेयर है यहाँ पर अंदर वाली साइड। और जो आपके वाटर सोल्यूबल या आपके जो है एलिफेटिक अमीनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, जिनके पास कुछ आपकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी है, वो आपको यहाँ ऊपर ऊपर मिल जाएगी। जो आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है या एरोमेटिक अमीनो एसिड है, वो आपको अंदर की तरफ मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्टर किससे बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बना है, आपके अमीनो एसिड से बना है। और अमीनो एसिड के आप चार पांच टाइप देखते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक, ये सब आप जो है ये टाइप्स देखते हो। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्या है, लिपिड एनकोड प्रोटीन और लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। ये दोनों का मतलब सेम है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ आपको मिलता है वो आपको लिपिड एनकोड प्रोटीन मिलता है। एनकोड का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब इसका स्पेशली बॉन्ड क्या है, यहाँ पर आपका कोवलेंट बॉन्ड है। इसी जगह पर सिर्फ आपका पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोवलेंट बॉन्ड है। जो यहाँ पर आप ये लिपिड देख रहे हो, अ, क्या कहते हैं, ये आपका प्रोटीन है, और इसके साथ ये अटैच आपके लिपिड है। ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड होता है इनका। तो ये लिपिड एनकोड प्रोटीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आप देखो आपका जो प्रोटीन है वो कैसा होता है। आप जीपीसीआर को क्या बोलते हो, कितना सरपेंटाइन रिसेप्टर बोलते हो ना आप उसको, जीपीसीआर को सरपेंटाइन क्यों बोलते हो? सेवन मेम्ब्रेन होते हैं ना, जो सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन। सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन। अब सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये प्रोटीन कितनी बार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को पास कर रहा है। जैसे ये देखो, ये सिंगल पास है, इस तरफ आपका एन साइड होती है। आप अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनता है, NH2C, ऊपर H, नीचे R, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो ये एन साइड होती है, और ये आपकी साइटोसोलिक साइड होती है, जो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये प्रोटीन एक बार पास कर रहा है, तब आपने इसको क्या बोला, सिंगल पास। ठीक है, अब ये मल्टी पास कितनी बार पास कर रहा है, एक बार यहां से, फिर ये दो बार, और ये तीन बार। तो ये क्या है, थ्री टाइम्स जो है पास कर रहा है। तो आप इसको बोलोगे थ्री टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन या ट्रांस मेम्ब्रेन पास प्रोटीन। जीपीसीआर आपका सात बार करता है इसी तरीके से, तभी आप उसको सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हो, कि वो सात बार इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन को पास कर रहा है। ठीक है, अब कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों एक तरफ होगा या अलग तरफ होगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपका प्रोटीन जो है, अगर वो इवन बार पास कर रहा है, मान लो 6 बार कर रहा है, 6 बार कर रहा है, तो आपका सी और एन दोनों सेम साइड होंगे। अगर ओड टाइम कर रहा है, 1, 3, 5, 7, तो इनका एन और सी साइड आपकी डिफरेंट टाइप होगा, डिफरेंट साइड होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इवन और ऑड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए आप उसको सरपेंटाइन, क्योंकि वो 7 बार इस मेम्ब्रेन को पास करता है। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे यहाँ तक ये प्रोटीन सीधा सीधा सा जा रहा था, इसको यहाँ आके क्या दिक्कत होगी कि ये मुड़ गया है। ये जैसे फोन की वायर होती है आपका, लेड लाइन की। तो एक बात याद रखना, आप जब भी आपका कोई प्रोटीन लिपिड बायलेयर को क्रॉस करता है, तो उसकी जो आपकी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो प्रोटीन की, एक आप पढ़ते हो लीनियर स्ट्रक्चर,
ठीक है। एक आप पढ़ते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आप अल्फा हेलिक्स और पैरेलल शीट पढ़ते हो, पैरेलल या बीटा शीट। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन क्या है, अल्फा हेलिक्स हो जाती है। ठीक है, जब भी पास करता है। अब आप कहोगे अल्फा हेलिक्स क्यों होती है, तो इसी में इसकी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपकी बीटा शीट वाली होती है, यहाँ जब पास करता है तो वो स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होती है। ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो अल्फा हेलिक्स का मतलब वो यहाँ से है कि अगर वो पास कर रहा है तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन को पास करेगा तो अल्फा हेलिक्स ही होगा। ठीक है, तो ये उसका मतलब वहां से आया आपका जीपीसीआर या आप कोई भी रिसेप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन में अब आपको कौन सा बता रहा हूँ, जो आपका ये वाला है। ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, इसके एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। अब आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन। ये क्या होते हैं, ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन है और ये आपकी आरबीसी में प्रेजेंट है। आरबीसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये अगर आरबीसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ एक और आपका प्रोटीन भी आपको मिलेगा, बैंड 3। ठीक है, वो भी मैं आपको रोल बताऊंगा। एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका स्पेक्ट्रिन है और ये आपका एनकाइरिन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंड 3 को। अब बैंड 3 का रोल क्या होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी रेस्पिरेशन में, क्लोराइड शिफ्ट। जब आपका क्लोराइड आयन जो है आपका अंदर जाता है और शायद बाइकार्बोनेट आयन आपका बाहर आता है, इस तरीके से आपका एक ये जो क्लोराइड शिफ्ट चलती है आपके रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो आपको पता है आपका ब्लड जो है O2 को कैरी करता है और छोड़ता है, ठीक है, CO2 को। तो ये आपकी रिएक्शन कहाँ हो रही होती है, ये आपकी रिएक्शन लंग्स में हो रही होती है। तो वहां पे ये आपका इसका स्पेक्ट्रिन होगा और एनकाइरिन ने क्या किया हुआ है, बैंड 3 प्रोटीन को यहाँ पर कैरी किया हुआ है। अगर बैंड 3 प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी रेस्पिरेशन के टाइम पे क्लोराइड शिफ्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया। तो स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन है। वीक कोवलेंट इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक या वंडरवॉल इंटरेक्शन है और आयनिक इंटरेक्शन है। अब मान लो हमें इस पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना है। आपने एक सेल ले लिया, ठीक है, अब आपने सेल में से इस प्रोटीन को निकालना है। तो आप क्या करो, इसको आप किसी साल्ट सॉल्यूशन में डाल दो। साल्ट मतलब कोई आपका ज्यादा आयनिक कंसेंट्रेशन का है या कम का है, किसी में भी डाल दो, पेरिफेरल प्रोटीन आपका ये निकल आएगा। हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है पेरिफेरल प्रोटीन को निकालने में, विदाउट डिस्टर्बिंग लिपिड बायलेयर, क्योंकि आपका बाहर की तरफ है इसलिए इजिली निकल आता है। ट्रीटमेंट करके हाई और लो आयनिक स्ट्रेंथ का सोल्यूशन से। ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, आपके वाटर सोल्यूबल ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपका बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, इसलिए आपके वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, और यहाँ पर अमीनो एसिड भी आपको वाटर सोल्यूबल वाले ही ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपके क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इनका दूसरा नाम है, और क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है इसका दूसरा नाम। अब इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल आप पढ़ते हो ग्लाइकोफोरिन का। ठीक है, अब ग्लाइकोफोरिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोफोरिन आपका आरबीसी को हेल्प करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को अंदर ले जाने में। दैट इज द कार्बोहाइड्रेट बाउंड कोवेलेंटली प्रोटीन। ठीक है, ये आपका लिपिड बायलेयर के साथ इंटरेक्शन से प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है, और इसमें जो आप मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग एरिया देख रहे हो, मतलब ये वाला जो एरिया है, इस वाले प्रोटीन में ये आपका अल्फा हेलिक्स है और कुछ कुछ जगह पर आपका बीटा शीट है, जो आपका ग्लाइकोफोरिन है आरबीसी। आप देखोगे जितनी भी आपकी स्टडी हुई है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके, उसमें आरबीसी के सेल को ही स्टडी किया गया है, क्योंकि आरबीसी के पास पता है कि आपको न्यूक्लियस वगैरह नहीं है। ठीक है, इसलिए आरबीसी के सेल को स्टडी करना इजी है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट ऑफ द सेल अल्फा हेलिक्स या बीटा बैरल है। अब आइसोलेशन, आपको मान लो कोई प्रोटीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी है बट इंपॉर्टेंट है। आपके पास तीन तरीके के डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आयनिक। आयनिक में आपके दो आते हैं, या तो वो कटायनिक होगा या आपका एनायनिक होगा। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज और कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको बाहर वाले पेरिफेरल प्रोटीन निकालने हैं,
या लिपिड एनकोड प्रोटीन निकालने हैं, तब आप अनायनिक या कटायनिक यूज कर लो। सोडियम डूडेकाइल सल्फेट, जिसको आप एसडीएस बोलते हो, अगर कटायनिक में देखो तो इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे और यही आपसे पूछा जाता है अनायनिक कटायनिक के। अच्छा, एक अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो यहाँ पर मैंने अनायनिक कोई डिटर्जेंट डाला, ठीक है, अनायनिक डिटर्जेंट है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो इस प्रोटीन को बाहर निकाल देगा, इसको निकाल देगा, क्या वो इसको बाहर निकाल पाएगा? ये एक बार आप बताओ मुझे, अगर आप एनायनिक डिटर्जेंट ले रहे हो या कैटायनिक डिटर्जेंट ले रहे हो। इसमें इतना सोचने का नहीं है। एक एक बार आप देखो, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये जो आपके डिटर्जेंट है जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये अब अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, डिटर्जेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, लिपिड बाय लेयर है, तो ये इसको इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देगी। तो ये यहाँ पर तो काम कर लेंगे पेरिफेरल और लिपिड एंकर पे, लेकिन इसको अंदर से तोड़ के निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको नॉन आयनिक जो है कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए, कोई डिटर्जेंट चाहिए जो कि आपका इस प्रोटीन को बाहर निकाल सके। ठीक है, अगर आपको जीपीसीआर रिसेप्टर को बाहर निकालना है तो आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट चाहिए, जिसमें आपका मेन क्या होता है, ट्राइटोन X100। एक बात मैं और बता दूं, जब आप ये डिटर्जेंट यूज करते हो, मतलब या जो भी आप शैम्पू यूज करते हो, उसमें कुछ कोई ना कोई टाइप का डिटर्जेंट रहता है। ठीक है, कोई ना कोई आपका अनायनिक या कैटायनिक डिटर्जेंट टाइप रहता है। लेकिन जो बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल, उसमें आप देखो आपका नॉन आयनिक प्रोडक्ट रहता है। बच्चे का जो शैम्पू आते हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन के, उसमें आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट है, बच्चे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी इतना स्किन जो है डेवलप नहीं होता। अगर आप उसको ऐसा ये सोडियम डीडीएस या इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दे दोगे, तो उसकी स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी सिर से ही। ठीक है, इसलिए जो भी आपका प्रोडक्ट आता है बच्चों का, वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट वाले आते हैं। इवन जो आप कॉस्मेटिक खरीदते हो अच्छी कंपनी वाले, उसमें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, वो उसको, ताकि वो एक्चुअली वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए नहीं है ये डिटर्जेंट वगैरह, ये आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम होता है। तो आपको ये याद रखना है, ट्राइटोन X100 डिस्ट्रक्शन ऑफ लिपिड बायलेयर, और ये क्या है, नॉन आयनिक है। आयनिक में आपका एसडीएस और इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये काम आपका लैब में बहुत यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, तो आपको ये लिपिड बायलेयर समझ में आ गया, हेलिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये आपका मल्टीपल पास जो है ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये आपका 1 2 3 इस तरीके से 3 बार पास कर रहा है। ठीक है, ये आपका बीटा बैरल है। अब बीटा बैरल क्या करता है, ये आपका पोर्स बनाता है। पोर्स बनाता है मतलब इससे आपका कुछ कंपाउंड वगैरह जो है वो पास होता है, दैट इज बीटा बैरल। अल्फा हेलिक्स और ये सब ट्रांसपोर्ट के काम में इतना नहीं है, ये रिसेप्टर वगैरह के काम में है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बीटा बैरल है जो आपकी बॉडी में पोर्स बनाता है, जहाँ से आपका वाटर और कुछ आयंस आपके जाते हैं, बहुत कम जाते हैं लेकिन जाते हैं। इसके अलावा अब जो दूसरे टाइप की चीजें हैं जो प्रेजेंट होती हैं, बनी वो भी प्रोटीन से ही है। जैसे जीपीसीआर है, आपका चैनल है। ठीक है, चैनल के बाद आपका ट्रांसपोर्टर है, और ये आपका लाइगेंड वाला रिसेप्टर को ही बना दिया है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज, यहाँ पर चैनल शो किया है, आप इसको आयन चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल मान लो, या फिर आपका आप इसको थर्मो चैनल मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब आप इस चैनल को कैसे बोलोगे कि ट्रांस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इंटरनल प्रेजेंट है, ऐसे ही मॉलिक्यूल है, ऐसे ही जीपीसीआर है। इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया है कि अल्फा हेलिकल हो जाता है या ऐसे हो जाता है, और ये बीटा बैरल है। ठीक है, अब पोर्स देखो, पोर्स का काम क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, और ये आपके बीटा बैरल है। अब बीटा क्या है, ये फिर से आपका वही अमीनो एसिड की जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, एक आपकी लीनियर है, एक आपकी सेकेंडरी में देखो तो अल्फा हेलिक्स है और बीटा शीट है। तो बीटा बैरल वाला जो है वो ये है, जहाँ से आपका पास कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करता है वेस्ट को, कुछ चीजों को बाहर निकालता है, कुछ को अंदर एंट्री दे देता है, दैट इज
पोर्स। तो ये आपके पोर्स हैं, ठीक है। आई थिंक इस पिक्चर से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब देखो पोर्स का काम क्या है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ओपन चैनल है। ओपन चैनल का मतलब है कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। आपका जैसे कोई घर है और उसमें अगर कोई डोर नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एन ओपन टाइप चैनल। ना वहां पर आपको वोल्टेज की जरूरत है, ना आपको वहां पर हीट की जरूरत है, सिर्फ आपको जरूरत है वहां पर कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा कम है वो इधर उधर खुद से ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, 16 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है। यानी आप इतना याद रख लो कि एंटी पैरेलल जो आपकी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, बीटा शीट से बना है, ठीक है। और इंटीरियर क्या होता है इसका, जैसे अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे तो इसका इंटीरियर क्या है, इसका नेचर हाइड्रोफिलिक है। इसलिए हाइड्रोफिलिक कंपाउंड आपके यहाँ से ज्यादा पास होते हैं। चाहे आपकी कोई ड्रग है, कोई फूड है, आपका वाटर है, आपके आयंस हैं, ठीक है, या कोई आपकी ड्रग है, वो आपकी यहाँ से पास होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। अब हाइड्रोफोलिक सोल्यूट पास होते हैं वो भी 600 डाल्टन के। आप जो ड्रग बनाते हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप इतना ही लेते हो, 500 to 600 डाल्टन ही लेते हो, इससे ज्यादा नहीं लेते हो। चाहे वो लिपिड वाली ड्रग है या फिर आपकी पोर से पास होने वाली ड्रग है, इससे ज्यादा लोगे तो वो पास नहीं हो पाएगा। अब ये ओपन गेट है, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये क्या है, आपका स्पेसिफिक नहीं है और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, कि अगर Na की कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ गया तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। हाई टू लो कंसंट्रेशन का। तो ये आपके क्या है, पोर्स है। अब एक टाइप के पोर्स नहीं होते हैं आपकी बॉडी में, कई टाइप के पोर्स हैं और कई एग्जाम्पल हैं पोर्स के, लेकिन मेन काम आपका ट्रांसपोर्ट का ही है, ठीक है। और ये आपके बीटा बैरल है। अब देखो पहला है आपका एक माइट्रोकॉन्ड्रियल पोर्स, जो कि आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है। क्योंकि आपको पता है वहां पर आपका जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर लेयर पे ये आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, वीडीएसी कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर क्या करता है, कुछ आयंस को अंदर जाने देता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वो चलता रहता है इस वजह से, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक से ज्यादा बार पास कर रहे हैं, तो उसमें एक दो एग्जांपल है। पहला आपका बैंड 3 है। बैंड 3 क्या है, अनायन एक्सचेंज प्रोटीन है, जो कि आपका क्लोराइड आयन और आपका कार्बोनेट आयन के बीच में ट्रांसपोर्ट कराता है। एक चीज अंदर जाती है, एक चीज बाहर आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट है, एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और एंटीपोर्ट है। और इसी को आप, जो ये बैंड 3 प्रोटीन है जो प्रोसेस कराता है, उसको आप क्या बोलते हो, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। उसके लिए आपका बैंड 3 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप के जो प्रोटीन है वो है लिपिड लिंक प्रोटीन। और ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके, ये आपके प्रेजेंट होते हैं नॉन साइटोसोलिक साइट, कि मतलब आपका इस तरफ प्रेजेंट होंगे ये हमेशा, ठीक है। नीचे वाली साइड बहुत रेयर चांसेस है कि ये कभी कोई प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी आपका अलग अलग है, पैगाइलेटेड है, फैटी एसाइलेटेड है, या जीपीआई है। जीपी क्या है, ग्लाइकोसिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है। ये आपका नॉन साइटोसोलिक एंड वाली साइड है, इस तरफ है। इसका 100% कंफर्म है कि ये आपको इसी तरफ मिलेगा। बाकी वाले जो है पैगाइलेटेड और ये फैटी एसाइलेटेड है, ये आपको इस तरफ भी मिलते हैं, जो आपका साइटोसोलिक साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये वाला जो है, और ये अटैच किससे, इस लिपिड से अटैच, ठीक है। तो लिपिड एनकोड या लिपिड लिंक, तो लिपिड से जुड़े हुए जो प्रोटीन है वो है। अब इनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने कुछ फ्लेवेनॉइड में एक यूनिट पढ़ी होगी, आइसोप्रीन। क्या होता है, ये C5H8 होता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, सस्क्यू टर्पीन्स। तो वो यहाँ पर कंपाउंड है जो इसको जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे एक आपने पढ़ा होगा फार्नेसाइल, या मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा प्रोटीन बाउंड बाय फार्नेसाइल आइसोप्रेनॉइड, आइसोप्रेनॉइड। तो फार्नेसाइल कितना होता है, कौन बताएगा। C15 होता है, C10 होता है, C20 होता है।
खासकर 6 सेम वाले तो बता ही सकते हैं, वो फ्लेवोनोइड सब पढ़ के आए हैं। पर ऐसा तो ऐसे याद नहीं है कितने कार्बन होते हैं। चलो, और जर्नाइल का तो पता होगा, 10 होता है। अगर 10 और 10 जुड़ जाए तो आपके 20 हो जाते हैं। ठीक है, फार्नेसाइल में आई थिंक मेरे हिसाब से 15 होते हैं। ठीक है, इसमें 15 होते हैं और इसमें आपका ये 10 और ये 10, तो ये 20 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आइसोप्राइड प्राइनोइड यूनिट्स होती हैं जिससे ये आपके प्रोटीन्स आपके जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका। नेक्स्ट आप देख लो एक जीपीआई लिंक। जीपीआई लिंक क्या है? आपका ग्लाइकोसिडॉल फॉस्फेट इनोसिटॉल। इसका नाम आपका बार बार आएगा आपकी फार्माकोलॉजी की बुक के पहले चैप्टर में। आपका जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन पे काम कर रहा है। इस तरीके से काफी चीजें आपको मिलेंगी, वो आपको इस तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ल्यूमन ऑफ ईआर और ये आपको मिलता है। ठीक है, अब इनके कुछ काम है, जैसे ये जीपीआई एनकोड प्रोटीन है ना, इसका काम क्या है? एक सिग्नलिंग में भी इसका काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे इनिबिट या एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन थे। लिपिड एनकोड प्रोटीन, जहाँ पे आपको ये लिपिड दिख रहा है और ये दिख रहा है आपका अटैच। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हमने इंट्रिंसिक बोला था और क्या बोला था? ट्रांस मेम्ब्रेन। और एक है आपका पेरिफेरल। ठीक है, ये आपका लिपिड राफ्ट है, जो आपको इस तरीके से थोड़ा सा कंडेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें आपका प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड में आपका स्पिंगोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, जो आपका लिपिड राफ्ट है। ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन की लेंथ वगैरह है, जो आपकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और कोई डाउट हो किसी का बताओ, क्योंकि कल मुझे एक आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कराना है कि आपके आयन चैनल्स जो है, या जो आपके चैनल्स हैं कितने टाइप के हैं, ट्रांसपोर्टर कितने टाइप के हैं। अच्छा, कोई ड्रग बताओ आप जो आयन चैनल को इनहिबिट करती है। कोई भी ड्रग बता दो। अरे, एक भी ड्रग याद नहीं है क्या? अच्छा, आपने अभी आई थिंक कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स पढ़े होंगे शायद। हाँ सर पढ़े हैं। पढ़े हैं, तो ये आयन चैनल वही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, और अगर मैं यहाँ लिख दूं कंसंट्रेशन ग्रेटेड आयन चैनल, तो क्या फर्क है? जो वोल्टेज गेटेड होंगे ना, जब मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जो है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाएगी, तब वो चैनल ओपन होंगे। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं वो बस कंसंट्रेशन के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, अगर थर्मो वाला बोल दूं तो? वो हीट सेंसिटिव होते हैं ना, हाँ, जिससे टेम्परेचर वो के बेसिस आपके हीट सेंसिटिव होता है। एक होता है मैकेनिस्टिक चैनल। ठीक है, वो आपके, वो टच वगैरह से वो वाले जो होते हाँ, हैं। जैसे आप मतलब कोई भी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उस टाइम आपको जो फील्स होते हैं, उस टाइम आपके चैनल्स भी कई बार ओपन होते हैं। ठीक है, ये आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उससे। ठीक है, तो ये चैनल है और ट्रांसपोर्टर है। जैसे आप न्यूरो ट्रांसपोर्टर में देखते हो कि कोई किसी का ट्रांसपोर्ट को जो है रोक रहा है, गाबा का ट्रांसपोर्टर आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ट्रांसपोर्टर भी हैं जिनको आप इनिबिट करके ड्रग यूज करते हो। ठीक है, जो ये आपकी पिक है ना, ये ऑलमोस्ट आपका हर टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आप पढ़ते हो वो बता देती है। जीपीसीआर मतलब आपका रिसेप्टर बेस पे बता रही है, जितनी यार ड्रग आप पढ़ते हो। चैनल बेस पे आप सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, बाइकार्बोनेट आयन चैनल, जो भी आप चैनल पढ़ रहे हो वो यहाँ से है। अब कई ड्रग डायरेक्टली चैनल पे काम करके इनको ब्लॉक या एक्साइट कर देती है, ओपन या क्लोज करती है। कई ड्रग आपके रिसेप्टर पे काम करती हैं, फिर रिसेप्टर से कुछ ऐसा कंपाउंड रिलीज होता है जो कि आपका इस चैनल को क्लोज या ओपन कराता है। उसको आप बोल देते हो ऐसा कुछ आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, जैसे आपका कोई और, अगर आप इसको गाबा मान लो तो गाबा भी आपका एक टाइप का ट्रांसपोर्टर ही है, जिसको आप बोलते हो। तो गाबा से क्या होता है? आपका क्लोराइड आयन जो है नीचे आता है। तो अगर आप गाबा को ब्लॉक कर दो तो क्लोराइड आयन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपके ट्रांसपोर्टर है। कुछ आपके रिसेप्टर यहाँ पर अलग इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जीपीसीआर लिख दिया,
तो ये आपका कौन से रिसेप्टर हो सकते हैं? टायरोसिन काइनेज वाले। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको बहुत कुछ डिफाइंड किया हुआ है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे आपकी ड्रग्स जो है काम कर रही है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप